नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्म की एक्सरसाइजेस के बारे में कि एक पैरालिसिस पेशेंट जिसकी आर्म में ताकत ना हो, स्ट्रोक की वजह से हाथ की फंक्शनिंग ना हो, हाथ चलता ना हो, रिस्ट ना मूव करती हो, एल्बो ना मूव करती हो, वो कैसे एक्सरसाइजेस कर कर अपनी मसल्स के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आ सकता है, कैसे वो अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकता है मूवमेंट्स के लिए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पैरालिसिस हाथ पैर का रोग नहीं होता, मसल्स की परेशानी नहीं होती। ये तब होता है जब किसी को ब्रेन स्ट्रोक होता है, यानी खून का थक्का दिमाग के अंदर आता है या ब्रेन हैमरेज होता है। तो जब कभी आपके दिमाग के अंदर ब्रेन हैमरेज हुआ, खून का थक्का आया, तो ब्रेन का एक हिस्सा काम करना बंद कर देता है। जो वो हिस्सा काम करता था आपकी मसल्स को मूव करने का, वो नहीं हो पाता, जिसकी वजह से आपकी आर्म मूव नहीं करती। तो अगर किसी भी पैरालिसिस पेशेंट के अंदर हमें आराम देना होता है, स्ट्रोक के पेशेंट के अंदर आराम देना होता है, तो हमें दो जगह पे साइड बाय साइड काम करना पड़ता है। पहला है तो ब्रेन, क्योंकि ब्रेन में ही सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, वहीं के सेल्स डैमेज हुए हैं। क्योंकि ब्रेन का वो जो हिस्सा जो कंट्रोल करता था आपकी मसल्स को, वो डेड है, मर चुका है, वो दोबारा से काम नहीं करता। तो हमें ब्रेन की बाकी सेल्स को ट्रेन करना पड़ता है ये हाथ की मूवमेंट लाने में। आप खुद सोच सकते हैं कि जब आपको पैरालिसिस का स्ट्रोक हुआ था तो कंडीशन कुछ थी, मगर 6 महीने के बाद आपकी बॉडी में इंप्रूवमेंट आने लगी। क्यों? वो हिस्सा तो डैमेज हो चुका था, तो इंप्रूवमेंट नहीं आनी चाहिए थी। बट ये इसलिए आती है क्योंकि ब्रेन के जो बाकी सेल्स हैं, जो हेल्दी सेल्स हैं, वो आपके डैमेज पार्ट का काम करना सीख लेते हैं, यानी आपके हाथ पैर की मसल्स को मूव करना सीख लेते हैं। मगर उनको सिखाना पड़ता है, और सिखाते हम कैसे हैं? रिपीटिशन से। एक ही काम को बार बार करने से हमारे ब्रेन के जो नए सेल्स हैं, जो कमांड कर रहे हैं अब आपकी मसल्स को, वो और बेटर हो जाते हैं, पहले से बेटर परफॉर्म करना शुरू करते हैं। तो अगर किसी भी पैरालिसिस पेशेंट के अंदर हमें उसे आराम देना है तो हमें दो चीज़ों पर ध्यान रखना है। पहला है ब्रेन, क्योंकि ब्रेन से ही सब कुछ शुरू होगा, ब्रेन से ही कमांड जाएगी, ब्रेन ही मसल्स को मूव करेगा। दूसरा, ब्रेन की ट्रेनिंग, कि ब्रेन को कैसे इस मसल्स को मूव करना है, वो उसे ट्रेन करना। तो दोनों ही चीज़ों पे हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम आपकी एक्सरसाइजेस से, कि कौन सी एक्सरसाइजेस कैसी मसल्स को मूव करने पर आपके को सबसे ज़्यादा आराम देती है। तो शुरुआत करेंगे सबसे बेसिक लेवल की एक्सरसाइजेस, वो एक्सरसाइजेस जो करना बहुत आसान है और बहुत बेसिक है, इसमें कोई ज़्यादा प्रेशर नहीं लगता, कोई भी आराम से कर सकता है। जिसके हाथ में बिल्कुल भी मूवमेंट ना हो, पावर ना हो, वो भी इन बेसिक एक्सरसाइज को कर कर अपनी मसल्स को मूव करके ना सिर्फ मसल्स को ठीक रख सकता है, बल्कि मसल्स की मूवमेंट से अपने ब्रेन को ट्रेन भी कर सकता है। तो चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 1 पे। इस एक्सरसाइज के लिए आपको चाहिए एक टेबल, क्योंकि टेबल की हेल्प से ही हम अपने रिस्ट को मूव कर पाएंगे। तो आप इसको स्टैंडिंग पोजिशन में भी कर सकते हैं, सिटिंग पोजीशन भी कर सकते हैं। आपने पेशेंट को बोलना है कि अपने हाथ को टेबल पे कुछ इस तरह से रखे। इससे ना सिर्फ आपकी फिंगर्स खुल जाती हैं, बल्कि आपके रिस्ट पर प्रेशर भी पड़ता है, आपकी एल्बो सीधी हो जाती है, आपके शोल्डर को भी थोड़ा बहुत मूवमेंट को सहना पड़ता है। ये जो आप हाथ सीधे करते हैं, उसके बाद आपने अपनी बॉडी का वेट अपने रिस्ट पे, अपनी फिंगर्स पे डालना होता है, सो दैट उस पर वो सीधी बनी रहे, वो कंट्रैक्ट ना करे, मसल स्ट्रेच होती रहे, किसी को परेशानी नहीं। इसमें आपने कोई मूवमेंट नहीं करनी, बस आपने यहाँ पर स्टे करना है। यहाँ पर आप 30 सेकेंड स्टे करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस तरह से आप 30 सेकेंड्स करेंगे, उसके बाद इसको छोड़ देंगे। इसी तरह से इसको आप 3 बार कर सकते हैं। 3 बार करने से क्या होगा कि आपकी इनफ स्ट्रेचिंग हो जाएगी, आपकी मसल्स की, आपके आर्म की, आपकी रिस्ट की, आपकी एल्बो की, जिसे आपको चाहिए। इसमें अगर पेशेंट को पेन भी होता है तो धीरे धीरे ये मूवमेंट, ये अचीवमेंट करवाई जा सकती है। तो ये बेसिक लेवल की एक्सरसाइज है जो हर कोई पैरालिसिस का पेशेंट कर सकता है बहुत आराम से। अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 2 पे। सेकेंड एक्सरसाइज भी फर्स्ट एक्सरसाइज की तरह बहुत आसान है। कुछ नहीं करना, आपने एक टेबल के कोने पे अपने हाथ को रखना है। आपका हाथ अक्सर टाइट रहता है ना, इस तरह से टाइट रहता है। मान लो मेरा पैरालिसिस वाला हाथ है और ये टाइट रहता है, तो आपने क्या करना है, इसे खोलना है और नीचे की तरफ इस तरह से इसको स्ट्रेच आउट करना है। ये स्ट्रेचिंग आपने करके रखनी है। इस स्ट्रेचिंग से आपके रिस्ट पे और आपकी फिंगर्स जो बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं, उसमें आराम मिलना है। आपने बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है, बंद करना है, खोलना है। बंद आराम से हो जाता है, मुझे पता है। फिंगर्स बंद हो जाती हैं, खुलती नहीं है। खोलना आपने इस तरह से अपने दूसरे हाथ से है, बंद आपने अपने आप करना है। फिर इसको खोलना है, नीचे लेके जाना है, फिर खोलना है। इस तरह से एक्सरसाइज करने से
आपकी जो स्ट्रेचिंग की रेंज है वो बढ़ जाती है। अगर नॉर्मली हम पेशेंट को बोलते हैं तो वो नहीं कर पाता, उसे सपोर्ट नहीं मिल पाता, मगर टेबल के कोने पे करने से आपको वो सपोर्ट मिल जाता है जो आपको चाहिए। और अगर आपको टेबल का ये कोना चुभ रहा हो तो यहाँ पर आप टॉवल रख सकते हैं। टॉवल रखकर आराम से उस पर अपना हाथ रखिए, सॉफ्ट एक सरफेस हो जाती है। उसके बाद ये एक्सरसाइज पेशेंट को खुद करने के लिए कहिए, क्योंकि मुझे पता है कि जब दूसरा कोई हाथ लगाता है पेशेंट को तो पेशेंट को दर्द हो सकता है। तो आपने क्या करना है, आपने पेशेंट को बोलना है कि आप खुद करें। जितना वो खुद करेंगे, आराम आराम से करेंगे, स्ट्रेचिंग करेंगे, उनको उतना ही आराम मिलेगा, उनको उतनी ही खुशी मिलेगी। तो आपने धीरे धीरे करना है। अगर मान लो आपकी रेंज पूरी नहीं है, ये हाथ थोड़ा सा खुलता है, कोई बात नहीं, इसको यहीं से करते रहो, इतना थोड़ा थोड़ा धीरे 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 धीरे, जैसे जैसे फ्लैक्सिबिलिटी आएगी ये हाथ पूरा नीचे जाना लग जाएगा। तो हमें एकदम सीधा 100 पे नहीं पहुंचना होता, बहुत छोटे छोटे स्टेप्स बहुत तेज़ी से लेने होते हैं, तब जाके हमें वो जो स्पीड होती है वो मिल पाती है किसी पैरालिसिस पेशेंट के अंदर रिकवरी हुए। अब चलते हैं इंटरमीडिएट लेवल की एक्सरसाइजेस के ऊपर, जो पेशेंट को तब करनी चाहिए जब उसके हाथ में, रिस्ट में थोड़ी सी मूवमेंट, थोड़ी सी फ्लैक्सिबिलिटी आ जाए, थोड़ी सी रेंज आ जाए। ये एक्सरसाइजेस जो है वो आपकी एल्बो के लिए है कि ये आपकी एल्बो है और एल्बो यहाँ से लेकर यहाँ तक मैक्सिमम मूव कर सकती है। तो हमने क्या करना है, मूवमेंट, इसको आप स्टैंडिंग पोजीशन में, सिटिंग पोजीशन में कर सकते हो। आपकी एल्बो इससे ज़्यादा मूव नहीं कर सकती, तो आपने कुछ नहीं करना है, इस तरह से मूव करना है। अगर आपको ऐसे करने में दिक्कत महसूस हो रही हो, एक हाथ आगे पीछे रह रहा हो, तो अपने एक हाथ में आपने एक डंडा, छाता, डंडी कुछ भी ले लिया जिससे आपका दूसरा हाथ भी उसके पैरेलल चलेगा। जैसे मैंने ये पाइप का छोटा सा टुकड़ा ले लिया है, इसको दोनों हाथ में होल्ड किया और ये आराम से आप कर सकते हैं। अगर आपको चीज़ों को ग्रिप करने में दिक्कत हो तो इसको आप अपने हाथ से टाई भी कर सकते हैं। आप इसको ऊपर से पकड़ें, नीचे से पकड़ें, किसी तरह से भी होल्ड करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये तब हो पाता है जब आपकी फिंगर में इतनी पावर हो कि वो चीज़ों को ग्रिप कर सके। अगर नहीं हो पा रहा, आप टाई कर सकते हैं, अपने हाथ के हाथ बांध लिया आपने, एक हाथ को बांध लिया, दूसरे हाथ से आपने एक्सरसाइज करवा ली। तो ये एक सिंपल एक्सरसाइज है, आप करवा सकते हैं। इससे एल्बो की मूवमेंट, एल्बो की रेंज है वो आ जाती है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर। नेक्स्ट एक्सरसाइज है एल्बो स्ट्रेच। अब एल्बो स्ट्रेच जैसी एक्सरसाइज मैं आपको पुरानी वीडियोस में भी बता चुका हूँ। इसमें आपने अपने हाथ को इस तरह से एक्सटेंड करना होता है। आज मैं टॉवल का यूज़ नहीं कर रहा, नॉर्मली हम टॉवल का यूज़ करते हैं। तो आप टॉवल यहाँ रख के, टेबल पर रख कर उसको इस तरह से स्ट्रेच करेंगे तो आपका ना सिर्फ शोल्डर होता है बल्कि आपकी एल्बो भी काफ़ी हद तक एक्सटेंड होती है। और ये एक्सटेंशन पेशेंट को हेल्प करता है एल्बो की रेंज लाने में। अगर आपका हाथ थोड़ा टाइट हो रहा है तो भी आप इसको टॉवल के हैंड से, टॉवल की सपोर्ट से क्या होगा कि दोनों हाथ आगे मूव करेंगे। तो इससे स्ट्रेचिंग करने से आपका जो एल्बो है वो फुल स्ट्रेच होनी शुरू होती है, पूरी खुलना शुरू होती है। तो ये सिंपल सी एक्सरसाइज करनी है आपने, सिंपल सी, जैसे कपड़े लगाते हैं, टेबल को साफ करते हैं, वैसा काम करना है। आप इस एक्सरसाइज को 10-10 के 3 सेटों में कर सकते हो कि आपने 10 बार एक बार किया, उसके बाद स्टॉप किया, फिर 10 बार किया, फिर स्टॉप किया। इस तरह से 10-10 के 3 सेट कर 30 टाइम्स कर रिपीटिशन कर आप इस एक्सरसाइज को बहुत आराम से अपनी एल्बो को स्ट्रेच कर सकते हैं। कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको टाइम की ज़रूरत है। और शायद पैरालिसिस के पेशेंट के पास टाइम बहुत सारा होता है। अब मैं जो एक्सरसाइज आपको बताने वाला हूँ वो है आपके रिस्ट के लिए। जब आपकी रिस्ट में थोड़ी सी मूवमेंट आनी शुरू हो जाए मगर वो सही तरीके से स्ट्रेच ना हो पा रही हो, उसमें दम ना लग पा रहा हो, उसमें पावर नहीं आ पा रही हो, आप उससे होल्ड ना कर पा रहे हो, तो ये जो एक्सरसाइज हैं काफ़ी हेल्पफुल रह सकती हैं ऐसे पैरालिसिस पेशेंट के लिए। तो आपने क्या करना है, रिस्ट अपने हाथ आगे करने हैं और ये मूवमेंट बहुत सिंपल है। इसको भी आप 30 टाइम्स कीजिए, 30 टाइम इसकी रिपीटिशन कीजिए और आप देखेंगे कि आपकी जो रिस्ट है वो फ्लेक्सिबल होती जा रही है। इसको आप दूसरे हाथ से असिस्टेड भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं कर रहा हूँ वो आपके लिए पॉसिबल हो। अगर नहीं हो पा रहा तो आप दूसरे हाथ से इसकी वो रिपीटिशन करवा सकते हैं। अगर आपकी फिंगर्स जो हैं वो टाइट हुए हैं, मुट्ठी खुलती नहीं है, तो भी आप इसको खुलवा कर इस तरह से आप इसको करवाइए। जितना आप करवाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि अक्सर हम कह देते हैं कि रिस्ट बहुत टाइट रहती है और रिस्ट को खुलने में टाइम लगता है। फिंगर्स खुल जाती हैं मगर फिर भी कहीं ना कहीं आपकी जो रिस्ट है बहुत स्टिफ सी बनी रहती है। तो ये जो एक्सरसाइजेज आपको बता रहा हूँ ये आपको
पेनफुल हो सकती है, थोड़ा आपको उसमें दर्द हो सकता है, मगर धीरे धीरे करते करते ये आराम मिलना शुरू होगा। जिन पेशेंट को दर्द होता है, जिन पेशेंट को यहाँ मसल्स में टाइटनेस महसूस होती है, तो जो साइंस इंजीनियरिंग से ऑयल आता है न्यूरो एम कर उसकी एप्लीकेशन करने से यहाँ की जो मसल्स हैं वो फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। जो न्यूरो एम है उसका जो यूज़ है वो सिर्फ मसल्स लेवल पर होता है, वो आपके ब्रेन में जाके कुछ नहीं करता, ब्रेन में जाके वो कोई चेंजेस नहीं लेकर नहीं आ सकता, क्योंकि आप उसको लगा रिस्क पे रहे हो ना। तो यहाँ की जो मसल्स हैं वो सॉफ्ट हो जाएंगी। इससे ज़्यादा न्यूरो एम का कोई रोल नहीं होता। पैरालिसिस पेशेंट को अगर ठीक होना है, अपने हाथ पैर की मूवमेंट लेकर वापस आने ही है, तो समझना पड़ेगा पैरालिसिस को। और हर वीडियो में हर किसी को समझाता हूँ कि पैरालिसिस को आप अपनी हाथ पैर की बीमारी मत समझ बैठना, क्योंकि जो पेशेंट इस बीमारी को अपने हाथ पैर की बीमारी समझ बैठते हैं, सालों साल निकल जाते हैं, वो ठीक नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनको लगता है उनकी दिक्कत उनके हाथ पैर में है, और हम एक्सरसाइज जो बताते हैं वो भी हाथ पैर की होती है। तो ये गलत फहमी पेशेंट को हो जाती है कि मेरे हाथ पैर हिलाने से मेरे दिमाग के अंदर जो नुकसान है वो ठीक हो जाएगा। और अगर पेशेंट को लगता है कि मेरे हाथ पैर हिलाने से, फिजियोथेरेपी कर लेने से मेरे दिमाग के अंदर जो नुकसान है वो बढ़ जाएगा, उसे कोई डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। अगर एक पैरालिसिस पेशेंट को, ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट को हम ठीक करना चाहते हैं, तो हमें उस बीमारी की जड़ में जाना पड़ता है। और एक पैरालिसिस, ब्रेन स्ट्रोक की बीमारी का जड़ हाथ पैर नहीं होता, आपका दिमाग होता है, जहाँ पर आपका MRI स्कैन करवाया गया था, CT स्कैन करवाया गया था। क्यों करवाया गया था? आपके मसल्स का क्यों नहीं करवाया गया था? क्योंकि दिक्कत वहीं पर है। वहाँ पे जब क्लॉट आया, ब्रेन हैमरेज हुआ, ब्लीडिंग की वजह से, क्लॉट की वजह से एक ब्रेन का एरिया डैमेज हो जाता है, वो काम करने लायक नहीं रहता, तो वो आपके मसल्स को कमांड नहीं कर पाता, उसे बोल नहीं पाता कि मसल्स हिलो, खुलो। तो ये चीज़ ब्रेन नहीं कर पा रहा होता। तो अक्सर हम क्या करते हैं, इसको हिला के सोचते हैं कि ब्रेन ठीक हो रहा है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मगर अगर हम ब्रेन से स्टार्ट करते हैं, ब्रेन की फंक्शनिंग पे ध्यान देना शुरू करते हैं, तो आपके हाथ पैर की फंक्शनिंग आनी शुरू हो जाती है। मगर अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि हमें हाथ पैर को अब फिजियोथेरेपी की क्या ज़रूरत, जो एक्सरसाइज बता रहा हूँ उनकी क्या ज़रूरत? अगर हम मसल्स को नहीं हिलाते तो मसल्स में क्या मिलती है? स्पासिसिटी, अकड़न मिल जाती है, और ये अकड़न पेशेंट को ठीक नहीं होने देती। तो हमें दोनों ही चीज़ों पे साइड बाय साइड काम करना पड़ता है। आपके ब्रेन पे भी काम करना पड़ता है, आपकी मसल्स पे काम करना पड़ता है, और मसल्स को हिलाकर आपके ब्रेन को सिग्नल भेजने पड़ते हैं कि इसको इस तरह से हिलाया जाता है, इसको हिलाने के लिए ये वाली मसल्स इस्तेमाल की जाती हैं, इसको इस तरह से कंट्रोल करो। तो ये तब होता है जब हम अपने ब्रेन की ट्रेनिंग करते हैं, ब्रेन को ट्रेन करते हैं, और ये ट्रेनिंग एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी से ही वापस आती है। तो एक कंबाइंड हमें सब कुछ चाहिए होता है जहाँ पे पेशेंट को आराम मिल सके। अब चलते हैं एडवांस लेवल की एक्सरसाइजेज के ऊपर, जो पेशेंट को और आराम दे सकती है, हेल्पफुल रह सकती है अपने लेवल को सुधारने में। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, एक्सरसाइज बहुत सिंपल सी है। आपको चाहिए हाफ kg की 2 वेट, जो डंबल्स आते हैं छोटे छोटे, आपने वो 2 परचेज करने हैं। मेरे पास इस समय डंबल्स तो नहीं है, बट मैं आपको बॉटल की हेल्प से आपको करके बताता हूँ। जैसे ये पानी की बोतल है, तो आपने ऐसे 2 पानी की बोतल लेनी है, समझ लीजिए 2 पानी की बोतल आपने लेनी है, और आपने करना है ये। अगर आपके पास डंबल ना हो तो आप पानी की बोतल से भी एक्सरसाइज कर सकते हो। तो बस मैंने यहाँ कांच के लिए रखी, तो आपने कांच की नहीं लेनी, आपने प्लास्टिक की ही बोतल लेनी, क्योंकि गिर जाए तो नुकसान ना हो। और आपने ये सिंपल एक्सरसाइज है, आप उसको सिटिंग पोजीशन में करें, स्टैंडिंग पोजीशन में करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपकी एल्बो की मूवमेंट है वेट के साथ, इस चीज़ का ध्यान रखना है। करना है 30 टाइम्स, जितना आपसे हो सके कीजिए। जब आपको लगे कि आपका पेन हो रहा है, आप इसे छोड़ सकते हैं। और जो स्टिक के साथ हमने बताया था, आप स्टिक के साथ भी कर सकते हैं। कोई भी हैवी रोड आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मान लो आपके पास कोई रोड है, लोहे की रोड है, उसको भी आप इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। पर ध्यान क्या देना है कि पैर पे ना गिराना। नेक्स्ट एक्सरसाइज भी बहुत सिंपल से ही है, इसे हम कहते हैं फिंगर वॉक। इसमें हमने क्या करना होता है, अपनी फिंगर्स लेनी है और धीरे धीरे इसको आप दीवार के साथ, दरवाजे के साथ, किसी भी साथ से करें, और धीरे धीरे ऊपर जाना है, और धीरे धीरे अपनी फिंगर वॉक करते हुए नीचे की तरफ आना है। इससे करने से क्या होगा कि आपके आर्म में जो कंट्रोल चाहिए होता है चीज़ों को उठा के सही जगह रखने का, वो आना शुरू होता है। तो आपने क्या करना है, फिंगर वॉक करनी है। अगर आप फिंगर वॉक नहीं भी कर पा रहे हो, तो भी आप अपना एक हाथ को धीरे धीरे अपने दूसरे हाथ के साथ साथ ऊपर चलाने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी ये
पूरी आर्म स्ट्रेच होती है, आपका शोल्डर स्ट्रेच होता है, आपका एल्बो स्ट्रेच होता है और आपकी रिस्ट स्ट्रेच होती है। अगर रिस्ट स्ट्रेच ना हो रही हो तो आप इस दीवार की तरफ दबा दीजिए, इससे क्या होगा, स्ट्रेचिंग हो गई। उसके बाद अगर कुछ नहीं हो पा रहा, फिंगर वॉक नहीं हो पा रही, फिर भी आप चाहते हैं कि आपको फिंगर वॉक का आराम मिले, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी को दीवार की तरफ पुश करेंगे और हाथ आपके ऊपर जाने शुरू करेंगे। ये भी स्ट्रेचिंग आप अपनी कर सकते हैं आराम से, इजीली, आपको किसी टाइप की परेशानी नहीं होगी। अब सवाल उठता है कि इसे आप कितनी बार कर सकते हो। इसको तब तक आप करो जब तक आपको थोड़ा अपनी आर्म के अंदर थोड़ा भारीपन महसूस ना होना शुरू हो सकता है आज आपको ये थोड़ा जल्दी महसूस हो जाए, मगर कल आपको थोड़ा सा लेट महसूस होगा, क्योंकि आपकी मसल्स स्ट्रेन हो चुकी होंगी। धीरे धीरे टाइम बढ़ता चला जाता है, तो आपको अपनी बॉडी को समझना पड़ता है कि कब आपको रुकना है, कब आपको करना है। जब कभी आपको पेन महसूस हो, भारीपन महसूस हो, आपको वहाँ पर रुक जाना चाहिए। अगर आप बॉडी को ज़्यादा पुश करोगे तो बॉडी नेक्स्ट डे के लिए रेडी नहीं हो पाती। तो हमें अपनी बॉडी की ताकत की हाफ यूज़ करना होता है, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ करना होता है। तो अपनी एनर्जी लेवल्स को हाई बना के रखो, हाई प्रोटीन डाइट लो, साइंस संजीवनी जो मेडिसिन देता है उसका यूज़ करो, मसल्स में पेन है तो न्यूरोम यूज़ करो। पैरालिसिस, ब्रेन शॉक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आप महसूस कर रहे हैं जिसको आप चाहते हैं कि सॉल्व हो जाए, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके साइंस इंजीनियरिंग के डॉक्टर से आप फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप अपॉइंटमेंट लेके मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। कोई भी एक्सरसाइज आपको कितनी करनी है, कब तक करनी है, ये आपकी बॉडी बताती है। हर किसी का जो स्टेमिना होता है वो अलग अलग होता है, हर किसी की जो कंडीशन होती है अलग अलग होती है। किसी को पेन हो रहा होता है, किसी को पेन नहीं हो रहा होता। तो बेसिकली आपको अपनी बॉडी को समझना पड़ता है कि आपकी बॉडी आपसे क्या चाह रही है, कि आप उसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपको हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने अपनी बॉडी की क्षमता के हिसाब से हाफ एक्सरसाइजेस करनी है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो आप नेक्स्ट डे के लिए आप प्रिपेयर नहीं हो पाएंगे। अगर आपको अपनी बॉडी के अंदर स्टेमिना की कमी लगती है, अगर आपको बॉडी में पेन महसूस होता है, मसल से पेन महसूस करता है, तो नीचे दिए हुए नंबर पर कॉल करके साइंस इंजीनियरिंग डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि पैरालिसिस का पेशेंट कैसे ठीक होता है, कैसे एक्सरसाइजेस, कौन सी एक्सरसाइजेस और कैसे मेडिसिन पेशेंट के अंदर चेंजेस लेकर आती है। इसके साथ साथ जो आपको डाइट की रिस्ट्रिक्शन बताएं कि आपने खट्टा नहीं खाना, ये नहीं खाना, उस चीज़ को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कीजिए। फिर भी कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे भी आकर मिल सकते हैं। आप हमारी साइट scienceengm.com पर जाकर भी पैरालिसिस से रिलेटेड बाकी सारी वीडियोस को देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे पैरालिसिस के बारे में, कि पैरालिसिस आपके मसल्स का रोग नहीं है, आपकी आर्म का, लेग का रोग नहीं है, ये आपकी ब्रेन का रोग है। ब्रेन में दिक्कत हुई है और उसको ठीक होने की शुरुआत भी ब्रेन से ही स्टार्ट होती है। फिर भी कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना